सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका स्वागत है एक आजाद माहौल में एक लंबी क्लेम के बाद। मैं जानता हूं कि लगातार आप एक जैसे कई सवालों के लगातार जवाब कल से दे रहे हैं, तो मेरे को पता है कि आप लोग थक गए होंगे इन सवालों के जवाब दे देते, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट बातचीत करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। पहला सवाल नताशा आपसे है कि, और सवाल रिपीट होंगे, दोनों से सेम सवाल हम लोग पूछेंगे। पहला सवाल ये कि आप जेएनयू कैसे आए थे? क्या कोई ख्वाब था आपका, कोई इंटेंशन थी? कैसे आपका जेएनयू आना हुआ, दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली असल में मैं पढ़ाई के लिए आई थी। बीए मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया, एमए भी किया। तो मतलब स्कूलिंग मेरे हरियाणा में हुआ। उसके बाद मैं आगे की हायर एजुकेशन के लिए मेरा दिल्ली आना हुआ। और अभी 2018 में मैंने जेएनयू में पीएचडी ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दिल्ली में पढ़ाई किया है। आपका देवांगना? मेरा भी वही था। मैंने पहले मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के लिए मैं दिल्ली आई थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए यूके में पढ़ाई किया था। फिर उसके बाद वापस आके जेएनयू ज्वाइन किया था, पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, फिर अभी विमेंस स्टडीज में। आप लोग एक्टिविज्म की तरफ रुझान आप लोगों का कैसे हुआ? मतलब क्या चीज थी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया कि आप एक्टिविज्म की तरफ बढ़े? क्या चीज थी कि आप एक्टिविज्म की तरफ आए? दोनों नताशा। जी, एक्टिविज्म की तरफ रुझान एक्चुअली मेरे लिए तो एक मेरा बचपन से इस तरीके का एक्सपोजर रहा था, बिकॉज ऑफ माय फादर एंड द फैमिली बैकग्राउंड जो मेरा रहा है, वो भी मतलब एज एन एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत सारे संघर्षों में शामिल। इवन इमरजेंसी के दौरान वो भी जेल में गए थे। तो मैं बचपन से उस सब चीज़ों से मतलब रूबरू रही हूँ। जो मतलब देखा है बचपन से ही, ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिली, देखने को मिली, बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले जो समाज में बहुत सारी जो गैर बराबरी पे जो एक हमारा समाज टिका हुआ है, उसका पूरा एक समझदारी बनी, बहुत सारे आंदोलनों से देखना हुआ। तो बचपन से ही था उस तरीके का रुझान। और दिल्ली आने के बाद थोड़ा एक मतलब शहर में जीने से, तो वहां से भी एक एक्सपोजर बना। और एज अ स्टूडेंट भी आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक स्टूडेंट मूवमेंट हमारे देश में काफी वाइब्रेंट रहा है। उस समय भी यूनिवर्सिटी में बहुत अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे थे, कभी फीस को लेके, कभी हॉस्टल अकोमोडेशन को लेके। तो वो सब चीजों से जब मतलब जुड़ाव हुआ धीरे धीरे, और ज्यादा अपने मतलब एक लिव्ड एक्सपीरियंस में चीजें देखी, तो उससे भी एक मतलब जुड़ाव बना। तो उस तरीके से धीरे धीरे एक्टिविज्म में मतलब आना हुआ। देवांगना, नताशा ने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो बहुत रेवोल्यूशनरी रहा है। फ्रीडम अथॉरिटी की लड़ाई में उनकी फैमिली से लोग रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है फैमिली से? हाँ, ऐसा थोड़ा सिमिलर तो रहा है। आई थिंक मेरे लिए जब मैं दिल्ली पढ़ने आई थी, जब मिरांडा हाउस में पढ़ाई किया था, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट रहा था। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो जैसे हमें पढ़ाते थे, उसमें हमेशा कि समाज में जो बदलाव है और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक हमेशा कनेक्शन बनाते थे। और आप जब यूनिवर्सिटी डीयू और मिरांडा मतलब डीयू नॉर्थ कैंपस वगैरह में पढ़ते हो, तो आपके आसपास भी प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे नए नए सवालों में को सुनने में आपको एक्सपोजर मिला। तो इसी से आई थिंक वो मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव था। और उससे पहले भी ये था कि बचपन में भी, जैसे मेरे पापा भी वही इमरजेंसी के टाइम में एक्टिव रहे, तो बचपन से ये सब सवाल जो वो नताशा बोल रही थी कि आपको पढ़ने के लिए कौन सी किताबें लाके दिया जाता है था, आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में कैसे कैसे समझाया जाता था, तो उससे भी कुछ कुछ तो एक सोच में था जो यूनिवर्सिटी आके शायद और उसमें हम कैसे और एंगेज कर सकते हैं, उसका एक
एक्सपोजर मिला, एक अंडरस्टैंडिंग मिला और धीरे धीरे उसी से आगे बढ़ते गए। आप लोगों का क्या रुझान था, क्या जहनियत थी कि आप लोग सीए एनआरसी का जो आंदोलन है उस आंदोलन की तरफ आप लोग इन्वॉल्व हुए? आपको क्यों लगता है कि इस आंदोलन में आपको शामिल होना था उस वक्त में, और ऐसी क्या चीजें थी जो इतनी एक्सपोजर इतना कैसे हुआ कि आप लोग इतना आगे तक चले गए और उसके बाद यूएपीए जैसा एक धारा आपके ऊपर लगा दी गई, आपको 1 साल जेल में रहना पड़ा? क्या रीजन था देवांगना, आप बताइए कि आप सीए एनआरसी यही बोलूंगी कि दोनों नताशा और मैं पिंजरा तोड़ मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और उस मूवमेंट में भी जैसे हम लोगों का एक हिसाब से है, जिंदगी में बहुत अलग अलग पिंजरे होते हैं, और वो पिंजरे तभी टूट सकते हैं जब हम बहुत अलग अलग स्ट्रगल्स, मतलब औरत अकेले फ्री नहीं हो सकती है, हमें अलग अलग जो समाज में स्ट्रगल्स चल रहे हो, शायद हो मुस्लिम राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए हो, उसके साथ मिलके इस संघर्ष में आगे बढ़ना है। तो जब सीए एनआरसी का मूवमेंट चालू हुआ, और उससे पहले भी अलग अलग स्टूडेंट मूवमेंट्स भी चले थे जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन था, सो आई थिंक सीए मूवमेंट में एक हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज रेज्ड इज द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप, और with regard to CAA and NRC and as well as कि होता what does it mean to be a citizen, तो उस हिसाब, और मैं भी नताशा के मिलाप नहीं, एक चीज ये है कि सिटीजनशिप का जो मैटर है, सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट हुआ बिल है, वो भी ये कहता है कि इससे, और जो बात कही गई कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, लेकिन इसकी प्रॉब्लम मुस्लिम्स को है, और मुस्लिम्स का कोज, एक लोगों ने कहा कि मुस्लिम्स का कोज है, उनको इसके लिए फाइटिंग करनी चाहिए। नताशा और देवांगना क्यों इसमें खड़ी है मुस्लिम्स के साथ? वही जो मैंने इस तरीके से देवांगना बोल रही थी कि जो हमारी एक सोच रही है, समझदारी बनी है इतने सालों से, जो हम अलग अलग स्ट्रगल्स में हमने पार्टिसिपेट किया है स्टूडेंट्स एज वुमेन, तो कोई भी ऐसा जो समझ में स्ट्रगल है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हो या फिर इवन एक कम्युनिटी के राइट्स के लिए हो जो मार्जिनलाइज्ड है, वो अलग नहीं है बाकी सवालों से, बाकी संघर्षों से। और जब तक वो साथ में सारे संघर्ष जुड़ेंगे नहीं, कोई भी एक संघर्ष कामयाब नहीं हो सकता है। ऐसी हमारी समझदारी रही है। तो एज मतलब कि हम कम्युनिटी से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्ट्रगल में हमें कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी संघर्षों से बहुत इंटीमेटली जुड़ा हुआ है हर सवाल। और खासकर जो नागरिकता का सवाल है, वो चाहे मतलब ये एक मुस्लिम समाज के तरफ से सबसे ज्यादा असर्टिवली, क्योंकि एक उनका पूरा बैकग्राउंड है ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एज सिटीजन्स, और पूरा जो ऑप्रेसिव हिस्ट्री रहा है, चाहे और पूरा कम्युनलिज्म का जो दौर चला है, उससे जो पूरा वायलेंस का भी एक सामना करना पड़ा है। मगर उसके साथ साथ ये जो सिटीजनशिप का सवाल है, वो वहां तक लिमिटेड भी नहीं है। और इस मूवमेंट से वो सवाल भी ओपन हुआ कि एज आप कैसे आप सिटीजन बनते हैं, क्या आपके राइट्स हैं, और वो कैसे आप सब्सटैंटिव सिटीजनशिप मतलब आपका क्या होना चाहिए। एक तो है ठीक है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये लिखा हुआ है, मगर क्या असल में आज के दौर में, आज के हमारे समाज में, सोसाइटी में सिटीजन कौन रह पा रहा है, किसको वो सारे राइट्स, हक जो है हमें मिलने चाहिए सबको बराबरी से, वो किसको मिल पा रहे हैं? क्या एज विमेन हमें मिल पा रहे हैं? क्या एज दलित्स हमें मिल पा रहे हैं? क्या आप कोई भी आप मार्जिनलाइज, अभी जैसे हमने पूरा ये पेंडेमिक का दौर देखा है, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कमजोर इतने सालों से बनाया गया है, तो वो भी आपका राइट्स एज ए सिटीजन, मतलब राइट टू लाइफ भी आपका छीनता है। तो ये सारे सवाल मतलब वो सिर्फ वही है, उसको मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं कि उसको बहुत नैरोली डिफाइन करके नहीं देखा जा सकता, वो हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है सवाल। तो इसीलिए हमारा उसमें एक इन्वॉल्वमेंट, एक पार्टिसिपेशन रहा। बहुत जो यूनिक चीज था सीए मूवमेंट का वाज आल्सो द फैक्ट कि वहां पे इतनी सारी मुसलमान औरतें और इतनी सारी औरतें सड़कों पे आ रही थी, और उससे जो एक एनर्जी मिला था, एक लर्निंग मिला था, एक सॉलिडारिटी और एक कॉमरेडशिप हुआ था, उसका भी एक बहुत
मतलब एंड वो उससे हम जेल काटने के लिए भी मतलब इट मेड थिंग्स इजियर। और जैसे उसको एक चीज ये है कि एक सिर्फ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप सिर्फ एक राइट को असर्ट करने की वजह से आपको आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है बहुत इजीली? आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब ये हुआ इसीलिए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट को वेलकम करते हैं, क्योंकि इसने ये जो इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो बोला है कि राइट टू डिसेंट या फिर द राइट टू प्रोटेस्ट, और क्या टेररिज्म क्या होता है और व्हाट सिडिशन क्या होता है, उसका जो एक डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से इस जजमेंट में लिखा गया है। और उसमें भी उस ऐसे जजमेंट में यूएपीए जैसा कानून जो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, और जो सरकार का खुद का स्टेटिस्टिक्स ही होम मिनिस्ट्री का बताता है कि 2016 से 2019 में जो कन्विक्शन रेट है यूएपीए केस में, इट इज ओनली 2%। एंड यूएपीए केसेस बहुत लंबे चलते हैं, 8 साल 9 साल। और जो इस जजमेंट में भी बोला है कि हमारा 1 साल हो गया था, हम तो काफी लकी है कि हम बाहर आ गए, पर एक दिन भी किसी इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखता है, और लोगों के तो 10 15 20 पता नहीं कितने साल निकल गए हैं, क्योंकि ऐसा एक ड्रैकोनियन कानून है जिसमें बेल इज एन एक्सेप्शन। जो यूजुअली होता है ना कि जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, वो ओवरटर्न कर देता है यूएपीए। वो बोलता है कि बेल ही एक्सेप्शन हो जाता है। तो ये कानून से बेसिकली इसी पॉइंट पे मैं नताशा आपसे पूछना चाहूंगा कि पूरा एक साल गुजरा है और जजमेंट आने में पूरा 1 साल लग गया है। अच्छी बात है कि कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट सुनाया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इतना वक्त हमारी जुडिशरी को चाहिए होता है ऐसा जजमेंट देने के लिए? क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब मैं अग्री करूंगी जो आप बोल रहे हैं, मगर आयरनी ये है कि हमें मतलब ये 1 साल ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए तो ये बहुत जल्दी हो गया। तो एक उससे आई थिंक ये रिफ्लेक्शन हम सबको करना चाहिए कि क्या अभी जो हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हालत क्या है, कि मतलब यूएपीए तो एक है ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें मतलब इसी तरीके से उसका पूरा हिस्ट्री भी वहीं से आता है, किस तरीके से कॉलोनियल एरा में इस तरीके के स्पेशल लॉज एनैक्ट करके जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो मतलब उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन पे एक क्लैंप डाउन की हिस्ट्री से ही ये एक्सेप्शनल लॉज का शुरुआत हुआ था, और वही आगे अभी कंटिन्यू हो रहा है। और जिस तरीके का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है वो इसी के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है कि किस तरीके से देश में जो डेमोक्रेसी की आवाजें हैं और लोगों के हकों की आवाजें हैं उनको किस तरीके से इन लॉज के जरिए दबाया जा रहा है। मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हालत है, जो इतना लंबा किसी भी केस का, इवन कोई हम लोग ने देखा कि इवन कोई छोटा सा चोरी का केस में भी आ रहा है, उसका भी मतलब ट्रायल शुरू होना खत्म होना वो इतना लंबा प्रोसेस है। सजा होता है उसमें 2 महीने का, पर इंसान 8 महीना 1 साल काट के जाता है। मतलब और मतलब ट्रायल शुरू ना होने के कारण या ट्रायल पूरा ना होने के कारण, प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण लोगों को बहुत सालों साल जेल में एज अंडर ट्रायल्स गुजारने पड़ते हैं। तो विच इज नॉट एक्सेप्शनल टू यूएपी, मतलब in a sense. So I think that we need to rethink the whole system of incarceration, which puts मतलब जो लोगों को बहुत लंबी लंबी जेलें काटने पे मजबूर करता है एक तरह से सजा के तौर पे, जब तक आपको सजा हुई भी नहीं है। Okay. तो ये चीज में देखा। आप दोनों से अगला सवाल मेरा रहेगा कि पुलिस का जो हेरसमेंट था साइकोलॉजिकल आपके अरेस्टिंग से पहले कब स्टार्ट हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह की हेरसमेंट आपके साथ हुई, आपको साइकोलॉजिकल तौर पर किस तरह से इसने इन्फ्लुएंस किया पुलिस के हेरसमेंट में, और उसके बाद जब आप जेल में चले गए उस दौरान भी किस तरह से आप इस चीज को फील करते रहे?
निताशा? क्योंकि ये मैटर सब हाँ, जुडिस sure. है, तो पुलिस का पूरा प्रोसेस और इंटरोगेशन के बारे में तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। पर हाँ, था वो एक बहुत मतलब चीज था कि आपको पहले एक केस में अरेस्ट किया गया, अगले दिन ही उस केस में बेल मिल गया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कि दिस इज अ केस ऑफ पीसफुल पार्टिसिपेशन इन अ प्रोटेस्ट। तो उसी कोर्ट रूम से ही आपको एक नए केस में अरेस्ट किया गया, और फिर मतलब मेरा 4 केसेस में मुझे अरेस्ट हुआ है। एंड फाइनली उनको लगा कि बाकी तो केसेस में बेल मिल जाएगी, तो इसीलिए यूएपीए जैसा कानून में इनको अरेस्ट कर लेते हैं ताकि इट कैन कंटिन्यू, द इनकार्सरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो तो था ही, क्योंकि बाकी सारे केसेस में आई थिंक बाय सितंबर लास्ट ईयर हमारी बेल हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ यूएपीए एंड इवन नाउ द फैक्ट दैट वी have got bail is actually an exception. In UAPA cases में bail नहीं मिलती है 1 साल में, and it is an exception कि हमें ये मेल मिली है। इसमें मैं बस एक बात जोड़ना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने पूछा कि मतलब हाँ, एक बहुत पूरा चीज ट्रोमैटिक था, वायलेंट था, मगर साथ में आई थिंक हमारे लिए वो जो एक जितना लेवल ऑफ टॉर्चरस ये प्रोसेस होता है बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर सोशल लोकेशन से, कास्ट क्लास लोकेशन से आने की वजह से भी हमारे ऊपर मतलब उस तरीके का हैरेसमेंट हम लोग ने नहीं फेस किया जितना बाकी लोगों को करना पड़ा है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आने की वजह से, एक पर्टिकुलर कास्ट लोकेशन के आने की वजह से। तो वो भी हमें रिकग्नाइज करने की आई थिंक जरूरत है कि ये पूरे सिस्टम में भी किस तरीके से कुछ जो आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आने वाले लोगों के लिए वो और भी ज्यादा वायलेंट और टॉर्चरस प्रोसेस होता है। हमें बार बार बोला जाता था कि आप लोग तो अच्छे बैकग्राउंड से हो, आप इसमें क्यों आ गए, आप अपना करियर बनाते, आपको क्या मिला ये सब करके, मगर शायद कुछ बाकी लोगों के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। तो वो भी हमें आई थिंक रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि कौन किसको हम मतलब मानते हैं कि हाँ ये तो और किसको मतलब उन जो एक स्टेट का पावर है वो कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए काम करता है। ओके, एक सवाल आपके एक्सपीरियंस को लेकर, जेल एक्सपीरियंस को लेकर पूछना चाहूंगा कि पहला तो ये कि ऐसा कौन सा, दोनों अपना जवाब देंगे, कि कौन सा ऐसा दिन था जो बहुत हार्डेस्ट फील हुआ और वो क्या कहानी थी, लगा एक्सपीरियंस आपको फील हुआ कि लगा कि नहीं यार आज तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कैसे बाहर चले जाए, कैसे आजाद हो जाए, कोई ऐसा हार्डेस्ट एक्सपीरियंस जेल का समझ में आया था? कोई ऐसा दिन या ऐसी कहानी जो आप हमको बताना चाहें? हार्डेस्ट एक्सपीरियंस है ना, आई थिंक आई मीन ये बार बार मतलब बात बोली भी गई है कि शायद वो जो हफ्ता जब नताशा के पापा का मतलब बीमार थे और फोन कॉल मतलब सुबह एक मुझे मिलता था और शाम को एक वो करते थे, और वो जो हर समय काटना, वो हर मिनट काटना कि अगले बार जब फोन करेंगे तो हमें क्या अपडेट मिलने वाला है, आई थिंक हाँ वही होगा शायद हार्डेस्ट पीरियड इन, आई थिंक हाँ मतलब जेल में बाकी आप सब कुछ शायद हैंडल कर लेते हो, पर जो आपके बाहर जो आपके सबसे नियर एंड क्लोज एंड डियर वंस है उनको जब कुछ हो जाता है तो वो चीज स्पेशली जेल के अंदर से जब एक फोन कॉल करने के लिए भी आपको इतनी मेहनत और इतनी एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती है, वो तब जेल सबसे ज्यादा आपको फील होता है। आई थिंक दोज लॉक्स वर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। नताशा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में अपने एक्सपीरियंस को? हाँ, आई थिंक मतलब जैसे देवांगना ने बोला, मतलब उस ऐसे समय पर आपको एक मगर ये भी उसके साथ ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरा सिस्टम ही जो जेल में डालने का है, पूरा इनकार्सरेशन का सिस्टम है, उसका मतलब बेसिक ढांचा, बेसिक पर्पस यही है कि आपको बिल्कुल मतलब वो एक हेल्पलेस और पावरलेस सिचुएशन में पहुंचा देता है, जिसमें जैसे इवन हम नागरिकता के सवाल पे बात कर रहे थे, तो जेल ये भी हमें देखने की जरूरत है कि कैसे मतलब आपको जेल में डाल के जब तक आप इवन आपका ट्रायल भी शायद शुरू नहीं हुआ या ट्रायल चल रहा है, मगर आपको एक जो एज ए सिटीजन फंडामेंटल राइट्स का हक होता है वो भी कहीं ना कहीं छिन जाता है।
और आपको बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आपके पास ऑलमोस्ट आपको लगता है कि आपके पास कोई राइट्स नहीं है। आप इवन लाइक बेसिक ह्यूमन राइट्स जो डिग्निटी के हैं और एक राइट टू लाइफ है, वो भी मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक आपसे छीन लिया जाता है। तो वो जब आपको ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक ज्यादा फील होता है। हर दिन आप फिर भी किसी तरीके से, और क्योंकि हम लोग जिस तरीके से बाकी लोगों के वहां पे साथ थे, हम दोनों साथ थे, हमारे जो एक और साथी है गुलफिशा, वो हमारे साथ थी, और जेल में भी हमें बाकी लोगों से काफी सपोर्ट और प्यार मिला, और उनके स्ट्रगल्स को भी देखते हुए हमें बहुत हिम्मत मिलती थी उनसे हर रोज, कि ऐसे लोग जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, लीगल सपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं जो है, पूरे दूसरे देश से हिंदी भी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, बच्चों के साथ है, तो उनके भी सर्वाइवल, एवरीडे सर्वाइवल से हमें बहुत सीखने को मिलता था, हिम्मत मिलती थी। वही मेरा अगला सवाल मगर भी है। ये हेल्पलेसनेस की सिचुएशन जो फेस करनी थी सिचुएशन, वो सबसे मुश्किल होता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि एक एक्टिविस्ट की जो नेचर होता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो यही होती है कि वो हर जगह एक्टिविज्म ऑन रहता है, मोड जो है वो ऑन रहता है। अंदर जब आप थे तिहाड़ में, वहां ये मोड ऑन था या किस तरह से चल रहा था एक्टिविज्म अंदर? हाँ, आई थिंक मोड तो ऑन था, बट उसके फॉर्म्स काफी बदलने पड़े हमें भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जेल के अंदर इवन जो फंडामेंटल राइट आपका होता है एक प्रोटेस्ट करने का, जेल में आपको वो भी नहीं होता है। एंड एक्चुअली आपका जेल पनिशमेंट सिस्टम के अंडर वो एज एन ऑफेंस आता है कि आप कोई भी कलेक्टिव असेंबली या कुछ भी इस तरीके की चीज नहीं कर सकते हैं। तो वो उस मोड से निकल के कैसे आप मगर राइट्स के लिए वहां पे भी स्ट्रगल करना है, किस तरीके से करना है, तो वो एक भी काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से डायलॉग से के थ्रू हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने हमारे पर्सनल पिटिशंस के थ्रू हो, या बाकी लोगों की एप्लीकेशंस हर रोज लिखने के थ्रू हो, या फिर वहाँ के जो इनमेट्स हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के तौर पे हो, या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें जो आपकी जेल लाइफ को थोड़ा आसान बना सकती हैं, उनके लिए लड़ाई की हो। और कोर्ट में उसके लिए हमारे एक पिटिशन भी चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में अराउंड वेरियस जेल रिफॉर्म्स को लेकर। तो वो सब मतलब भी जारी था बिल्कुल, मगर बहुत अलग अलग मोड्स में और बहुत ही मतलब, और वो होता है कि इतनी आपको मतलब बाहर जो चीजें बहुत छोटी लगती, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप, उसके लिए जब आपको मतलब लगता है कि उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो खुद को भी एक बार के लिए विश्वास नहीं होता कि क्या सच में हमें इसके लिए भी मांगना है, ये चीज पड़ रही है कि एक चम्मच सब्जी के लिए और भी हमें 10 पिटीशन लिखनी पड़ती है कि सब्जी कम आ रही है, बच्चों को डायपर देना चाहिए, ठंडों का कपड़ा मिलना चाहिए। या फिर जैसे हम जब इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे में हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के एक प्रोग्राम भी किया था जेल के अंदर, जब काफी सारे इनमेट्स मिलके प्ले किया था, तो वैसे अलग अलग तरीके से अंदर हो बाहर हो। या जैसे मैं लाइब्रेरी में कुछ समय जेल की लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तो लाइब्रेरी में रेगुलर बुक्स अपडेट हों, लोगों को वहां पे पढ़ने का, बैठ के पढ़ने का राइट मिले लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके लिए भी एक संघर्ष था। तो आखिरी 2 सवाल है मेरे पास। एक सवाल तो आगे की जो जिंदगी है, आप लोग बाहर आ गए, बाहर आते ही आप एकदम से, आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये लगता था कि हम जब रात को सोते थे तो चांद नहीं देख पाते थे। नताशा ने शायद किसी इंटरव्यू में कहा। अब आप चांद भी देख रहे हैं और सूरज भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पूरी खुली हवा में आप हैं, आजाद हैं। जेल में भी जैसे हम तीनों साथ में देखते थे, जब बैरक में से चांद निकलता था ना, तो आज़ाद आसमान को भी जब देखते हैं तो उन हमारे साथियों का भी याद आता है जो अभी भी शायद बैरक के वो सलाखों से ही चांद को देख रहे हैं, तो अभी भी लगता नहीं है कि पूरा चांद को देख रहे हैं आजाद आसमान में। तो आखिरी सवाल है कि क्या चीज मदद कर रही थी, क्या चीज हेल्प कर रही थी आपको इस दौरान, इतने लंबे दौरान? क्या चीज थी, क्या मोटिवेशन था आपके पास? आई थिंक सबसे जो एक बेसिक चीज थी जिसने हमें बहुत मतलब मदद किया सर्वाइवल में, कि हम लोग साथ में थे। शायद अकेले होते तो इतना जो हमारा मतलब नताशा, मैं और गुलफिशा एक ही बैरक में रहते थे।
तो वो साथ होना मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा एक जो जिसने हमें स्ट्रेंथ दिया है पूरे इस एक साल के दौरान। और दूसरा, जितना हमें प्यार और सपोर्ट मिला बाहर भी अलग अलग तरीके के लोगों से, और अंदर भी जो बाकी इनमेट्स के साथ जो हम रहते थे, जो अलग अलग केसेस में हैं या जितने भी सालों से रह रहे हैं या कम समय के लिए भी जो आए, मतलब जिनके साथ भी हमने इंटरेक्ट किया, जिनके साथ भी हम रहे, हमें बहुत बहुत ज्यादा प्यार और सबका साथ हमें मिला। तो वो भी आई थिंक, और उनके स्ट्रगल, जैसे मैं पहले बोली थी कि उनके स्ट्रगल से, उनके सर्वाइवल के स्ट्रगल से हम लोग जो हर दिन भी हिम्मत मिलती थी कि अगर ये लोग हिम्मत रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं। और सब एक दूसरे को, जब किसी एक की हिम्मत टूट रही है तो दूसरा इंसान आके उसका आंसू पोंछे, हिम्मत बढ़ाए। तो उस तरीके से, और जो जेल में जो बच्चे थे, हम लोग उसी वार्ड में रहते थे, जिस बच्चों के वार्ड में बच्चे रहते थे, आई थिंक वो भी मतलब हमारे उनके बिना तो होता बिना शायद हम इतनी आसानी से। आखिर में यही है कि और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं अभी हैं, शर्जील इमाम हैं, उमर खालिद हैं, उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अब आखिर? देखिए, हमारा केस तो सब जुडिस है, पर इतना जरूर बोलना चाहेंगे, ये जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है कि यूएपीए किस हिसाब से ड्रैकोनियन लॉ है और इसके अंदर कितने सारे एक्टिविस्ट, कुछ के नाम आते हैं बाहर, कुछ के नाम भी कभी किसी को पता भी नहीं चलता है और वो 10-15 साल जेल काट के आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो डिबेट शुरू हुआ है, हमें उम्मीद है कि जो जितने भी लोग अंदर जेल काट रहे हैं उन सबको जल्द ही जल्द जस्टिस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, साथियों का शुक्र अदा कर रहा हूँ, तंजीम का, तहरीक का शुक्र अदा कर रहा हूँ, तमाम लोगों का, अपने लॉयर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो है, और जो है हमें जेल से रिहाई जो है वो उसके लिए को मेहनत की। कहीं ना कहीं जो है अल्लाह की मदद है, ये नुसरत है। जिस तरह का जो है उम्मीद नहीं थी, मतलब कि फिर भी जो है अल्लाह की मदद आई कि आप यूएपीए जैसे संगीन धारा लगा हो और उसमें जो है अरेस्टिंग हुई हो और फिर उसमें 1 साल के अंदर जो है वो बेल मिल जाए, ज़मानत मिल के मैं फिर बाहर आ जाऊँ। आप किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को बना लेते हैं कि हमें किसी मकसद के तहत जीना है, यानी काम करना है लोगों के लिए, जहाँ भी रहना, जेल हो, ठीक है, घर हो, कॉलेज हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, आप किसी भी जगह पे हैं, तो अगर आपका यह यकीन है कि हम जहाँ भी रहेंगे लोगों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए करेंगे और अपने आप को बदलने के लिए करेंगे, तो मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, वक्ती परेशानियाँ होती हैं, महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन, तो वो परेशानियाँ हुई जेल में, लेकिन वो बहुत वक्ती था, बहुत थोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उससे बेहतर काम करने का मौका मिला, अपने आप को समझने का मौका मिला और ये पता चला कि हाँ, हम कहाँ पे हैं आज और हमें अभी और कितना ज़्यादा जो है वो पढ़ने का या और भी चीज़ें जो संघर्ष करने की ज़रूरत है, कितना अपने आप को जो है इस तरह से लोगों के सामने साबित कर सकें कि हाँ, हम एज ए स्टूडेंट, या फिर हम ये बता सकें कि हाँ, हम जो है समाज जिससे कि जो है समाज की तश्कील के लिए जो है हम अब बेहतर हैं और हम ये काम कर सकते हैं। देखिए, असल में जो है CA/NRC का जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है वो जामिया से शुरू हुआ और जामिया में जुल्म हुए, तशद्दुद हुए और फिर जामिया के लोगों के खिलाफ़ FIR हुए, जिस FIR में सबसे पहले मुझे उसी FIR में अरेस्ट किया गया, जामिया के FIR में। तो उसके बाद जो है उनको ऐसा लगा, एजेंसी को ये लग रहा है कि क्या नाम है, ये जो मूवमेंट जो जामिया से शुरू हुआ था वो पूरे देश में फैल चुका था। मैं कई सारे जो है मतलब कि कई सारे शहरों में गया, कई सारे राज्यों में जाके जो है मैंने देखा कि वहाँ जो है लोग जो आवाज़ जामिया से उठी थी, उस आवाज़ को जो है वो लोग वहाँ कंटिन्यू चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस पे जो है इनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा मोमेंट जो है आज़ादी के बाद जो है इतने बड़े मोमेंट और इतने बड़े पैमाने में, और ख़ासकर वो औरतें जिनको ये हमेशा बदनाम करते रहे कि जो है मुसलमान जो है अपनी औरतों को आज़ादी नहीं देते हैं, बुरके में रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, वो औरतें सामने आई, वो लड़कियां सामने आई और फिर जो है वो उस आंदोलन को लीड की और फिर उस आंदोलन को आगे बढ़ा के जो है पूरे देश में फैलाए। तो अब उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह आंदोलन जो है वो दोबारा से उठ जाए, क्योंकि कोविड की वजह से शाहीन बाग में की जो तामझाम था, जामिया का जो तामझाम था, वो जो है दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। तो उनको लगा कि अगर ये लोग जो जामिया में एक्टिव थे, अगर हम इनको बंद कर देते हैं, या वो एक्टिविस्ट जो CA/NRC को लेके सीरियस है, कंसर्न वो काम कर रहे हैं रेगुलर, तो हम उनको अगर बंद कर देते हैं तो शायद दोबारा जो है इस देश में जो है वो CA और NRC और उनके कार्य कानून के ख़िलाफ़ जो है बात ना हो पाए, या लोग सवाल नहीं पूछ पाए उस पर। तो सरकार इसी को देखते हुए जो है हमें जो है पहले तो अरेस्ट करने के बाद जो है किस तरह से देखते हैं जजमेंट को?
जजमेंट को ये हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। हम मतलब फ़ायदेमंद इस तरह से कि आज मैं बाहर हूँ, निकल गया हूँ, मतलब उस जजमेंट की ही वजह से। और आने वाले वक्त में जो है वो जजमेंट हमारे हक़ में दिया गया वो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे जुडिशरी एक बहुत महत्व रखती है, वहाँ इस तरह के जजमेंट का आना आप पॉजिटिव लगता है आपको बहुत ज़्यादा? देखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो है एक नैरेटिव जो चल रहा था कि क्या नाम है, जुडिशरी पे लोगों का जो है भरोसा वो ख़त्म होता जा रहा था। जिस तरह से जो जजेस थे वो बाहर आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद फिर वो मामला था, उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आता है उसमें बहुत मतलब कि मुसलमानों को जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है उस जजमेंट से। उसके बाद इस तरह से जो इतने पिटीशन जो कानूनें बने और उनके खिलाफ़ जो पिटीशन लगे, उस पिटीशन को जो है इन्होंने जो है सही से सुना नहीं, या फिर उन पे जो है सही तरीके से जो फैसले आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को जो है जुडिशरी पे एतमाद जो है वो हट रहा था, खुद हम जैसे लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस जजमेंट के बाद ये लगता है कि आज भी जुडिशरी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे जजेस मौजूद हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमें जो भी काम करना है वो कानून के दायरे में और इंसाफ के लिए करना है। तो वो जो है ये जो जजेस थे, जो डिवीज़न बेंच था, उसने जो फैसला सुनाया, उससे ये साबित होता है कि वो जो है कानून को, मेरिट को और ये जो है सारी चीज़ों को देखकर जो है उन्होंने इंसाफ किया। आखिर के एजुकेशन का आखिरी सवाल है, एजुकेशन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा 1 साल जेल में रहने की वजह से, और अब क्या जारी रखेंगे आप, किस तरह से जारी रखेंगे? शायद अगर मैं जेल नहीं गया होता तो अभी मास्टर्स में होता और वो एग्ज़ाम मतलब कि एडमिशन हो गया होता, लेकिन जेल जाने की वजह से पेपर्स वगैरह छूट गए, मास्टर नहीं होता, 1 साल ड्रॉप हो गया समझे किसी तरह से। लेकिन खैर अब उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे।